हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेमैन वे। एंड आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि करंट अफेयर्स हम कैसे मैगजीन से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको पता है कि भाई मंथली मैगजीन्स आती हैं डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, है ना, और ईयरली कंपाइलेशंस भी आते हैं। तो उससे हमको करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करना है वो हम इस वीडियो में देखेंगे, करेक्ट। इससे पहले अगर आपको करंट अफेयर्स की पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जाननी है कि करंट अफेयर्स को पूरा प्रिपेयर कैसे करते हैं, अगर आपके पास 1 साल का टाइम है, नॉट फ्रॉम मैगजीन्स बट ओवरऑल प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, जहाँ पे जो कि प्लेलिस्ट का नाम है यूपीएससी स्ट्रैटेजी फॉर 2023। तो उसमें हमने ये पूरा डिस्कस किया हुआ है कि करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कैसे करना है, नोट मेकिंग कैसे करनी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, क्या क्या आपको लिखना है ना। तो वो हमने उसमें ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है। इस वीडियो का कंटेंट स्पेसिफिकली इससे है कि आप मैगजीन से कैसे करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर सकते हो। तो हम अपना जो डिस्कशन है वो उस पर ही लिमिटेड रखेंगे, ठीक है। और ये जो आपको प्लेलिस्ट है वो आई बटन पे जाके मिल जाएगी, यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे आ रहा होगा आपके आई बटन, वहाँ पे जाके आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, है ना। तो उस पर आप एक्सेस कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ये स्टार्ट करते हैं कि जो करंट अफेयर्स हैं हमारे, है ना, तो ये जो मैगजीन के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मैगजीन्स आते हैं, एक तो आता है मंथली मैगजीन, है ना, जिसमें मंथ का पूरा करंट अफेयर्स होता है, और एक आता है कौन सा, एक आता है ईयरली कंपाइलेशंस जो आते हैं, है ना। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा पढ़ना चाहिए, कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। पहली बात, दोनों में कंटेंट सेम होता है, बस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस होता है। मतलब जो मंथली मैगजीन्स हैं वो मंथ वाइज ऑर्गेनाइज होती हैं कि भाई हर महीने का उसमें आता है, तो हर महीने में उसमें पॉलिटी का होगा, इकोनॉमी का होगा, है ना, आईआर का होगा, ऐसे ही मॉडर्न हिस्ट्री का होगा, आर्ट एंड कल्चर का होगा। ये सब सब्जेक्ट वाइज हर मंथ में ऑर्गेनाइज रहते हैं। जबकि ईयरली कंपाइलेशन में क्या होता है, इसी जो मंथ वाइज होते हैं ना, जैसे मान लो पॉलिटी का ईयरली कंपाइलेशन आ रहा है, तो हर मंथ का पॉलिटी का कंटेंट लेके वो एक पीडीएफ में बना देते हैं, तो वो हो जाता है ईयरली कंपाइलेशन, ठीक है। तो कंटेंट सेम रहता है, बस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस रहता है कि जो ईयरली कंपाइलेशन होते हैं उनमें क्या होता है कि सब्जेक्ट वाइज होता है। तो पूरे साल का जो जितना भी पॉलिटी का पूरे साल का आया है ना, तो वो उस पर्टिकुलर पीडीएफ में रहता है। तो बस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस है, कंटेंट में डिफरेंस नहीं होता है। तो आप कोई भी एक फॉलो कर सकते हो, कोई भी एक पढ़ सकते हो। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रीड दीज कंपाइलेशंस। तो देखो, अगर पहली बात तो अगर आप द हिंदू नहीं पढ़ रहे हो तो आपको ये पढ़ना तो ज़रूरी है ही प्रीलिम्स के लिए, अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो नहीं कर रहे हो, है ना। तो कुछ बच्चे होते हैं जो हिंदू इनिशियली नहीं पढ़ते हैं, तो आप स्टार्ट कर सकते हो मैगजीन से। अब इसमें मैगजीन में इंपॉर्टेंट ये होती है कि एक तो इसमें पहली बात, एक तो इसमें प्रीलिम्स रेलेवेंट या यूपीएससी के जो सिलेबस है उससे रेलेवेंट न्यूज़ ही होती है। हम जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ऑल्दो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ना है, बट यहाँ का इस टॉपिक का डिस्कशन क्या है, इस वीडियो का डिस्कशन क्या है कि मैगजीन से कैसे प्रिपेयर करना है। तो अगर जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो हमारी टेंडेंसी होती है कि हम इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी पढ़ लेते हैं, है ना। तो पहला इसका एडवांटेज ये है कि भाई ये जो कंपाइलेशंस रहते हैं इनमें एकदम रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही रहती है ना। ऑल्दो डीप में हो सकती है बट रेलेवेंट ही रहती है, यूपीएससी से के सिलेबस से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन रहती है। तो वो आपको एक बेनिफिट है कि आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये सिलेबस से रेलेवेंट है कि नहीं है, सिलेबस का ही पार्ट है वो, है ना। दूसरा, इसमें ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से होता है। जैसे अगर ईयरली कंपाइलेशन की मैं बात करूं तो उसमें सब्जेक्ट वाइज आपको करंट अफेयर मिल जाते हैं हर एक सब्जेक्ट के, है ना। तो आपको पूरा एक कंप्लीशन का फील आ जाता है। जब तक आप जब आप पूरा एक सब्जेक्ट का ईयरली कंपाइलेशन कर लेते हो तो आपको एक कंप्लीशन का फील आ जाता है कि भाई मैंने स्टैटिक भी पढ़ लिया, मैंने करंट अफेयर्स भी पढ़ लिए हैं, अब मेरा इस पर्टिकुलर टॉपिक का प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है। तो वो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस लाता है अंदर, प्लस ऑर्गेनाइजेशन होता है तो आप रिलेट कर पाते हो, है ना। तो इससे ईजी ये भी होता है क्योंकि इन कंपाइलेशन में क्या होता है, जो न्यूज़ होती है उसके साथ साथ आपका बैकग्राउंड भी दिया रहता है कि बैकग्राउंड क्या है, और उसके साथ साथ कुछ स्टैटिक पार्ट भी दिया रहता है। तो आपका पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हो जाता है उस पर्टिकुलर न्यूज़ से रिलेटेड, है ना। ऑल्दो आपको बाद में फिर वो स्टैटिक टॉपिक रिवाइज करना पड़ेगा, बट एक सेंस ऑफ बैकग्राउंड आपको ये दे देता है न्यूज़ से रिलेटेड, है ना। तो ये इसमें चीज़ रहती है, तो इसलिए ये अच्छा है। अच्छा एक ऑर्गेनाइज्ड कंपाइलेशन रहता है तो वो आप पढ़ सकते हो, है ना। इससे आपका टाइम बचेगा। हम जनरली जब न्यूज़ पढ़ते हैं और हिंदू वगैरह से हम अपने नोट्स बनाने का कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। जब ये मेहनत कोई और हमारे लिए कर रहा है तो हम अपना टाइम क्यों बर्बाद करें, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है द हिंदू से, बट मेंस के लिए नोट्स इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीलिम्स के लिए आप नोट्स मत बनाइए करंट अफेयर्स के, क्योंकि प्रीलिम्स
ये कंपाइलेशंस वगैरह और जो आप नॉर्मल जो मेंस के लिए बनाओगे उससे ही हो जाएगा, है ना। तो जो करंट अफेयर्स के नोट्स होते हैं वो आप मेंस के लिए बनाइए न्यूज़पेपर से, ना कि प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। समझ आ गया इतना बात। क्योंकि प्रीलिम्स में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रहता है वो जनरली इन कंपाइलेशन में कवर्ड रहता है, और कुछ भी आर्बिटरी पूछेंगे तो देखो इसका फायदा नहीं है, आरओआई नहीं है। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन मतलब जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा नहीं है इसके लिए, क्योंकि आप देखो 2 घंटे लगाओगे प्रीलिम्स के लिए नोट्स बनाने में और हो सकता है एक भी क्वेश्चन ना आए उससे, है ना। तो आरओआई बिल्कुल नहीं है। बट मेंस में बहुत सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक फंसते हैं, तो मेंस के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर्स के लिए नहीं है, क्योंकि कितना ही आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लिख लोगे अपने नोट्स में और कितना ही रिवाइज कर लोगे, है ना। तो इसलिए बढ़िया है आप सिंपल करंट अफेयर्स की मैगजीन फॉलो करिए और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, है ना। समझ आ गया। इसमें अब आपको ये करना है इस चीज़ में, जब आप करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ रहे हो, एक तो पहली चीज़ जो कि हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए कि आपको रिवीजन चाहिए मल्टीपल टाइम्स। 7 से 8 बार आपको इन कंपाइलेशंस को रिवाइज करना है, तभी आप रिटेन कर पाओगे। एक एवरेज स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तभी आपका रिटेंशन होगा, है ना, नहीं तो रिटेंशन नहीं होगा। जब आप न्यूज़पेपर से नोट्स बनाते हो तब तो ठीक है कि भाई चलो आपने एक बार न्यूज़ पढ़ी उसको फिर आपने लिख लिया तो आपका रिटेंशन बढ़ गया, आपने 2 बार वहीं पे रिवाइज कर लिया। बट इन केसेस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कंपाइलेशन आप एक बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में बैठेगा नहीं, आपको कम से कम 7-8 बार उसको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, है ना। अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करते रहो करते रहो करते रहो, तब जाके आपके वो दिमाग में बैठेगा कि अच्छा हाँ ये आर्टिकल यहाँ पे था, ये आर्टिकल यहाँ पे था, ये आर्टिकल यहाँ पे था, है ना। वो ज़रूरी है रिकॉल करने के लिए जब आप मेन पेपर में बैठे होगे प्रीलिम्स के। समझ में आ रहा है। आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। और दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि ये जो कंपाइलेशंस होते हैं ये बहुत बल्कि होते हैं, मतलब एक एक पेज पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है। अभी हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो प्रीलिम्स से पूछी नहीं जाती हैं और ना ही पूछी जाएंगी कभी, तो उसको आपको ड्रिल डाउन करना है, उसको आपको टेपर करना है और आपको अपने नोट्स बनाने हैं उन्हीं कंपाइलेशन से। जैसे मान लो 60 पेज की पीटी 365 आई, फॉर एग्जाम्पल विजन की फेमस है जो, उसकी मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। पीटी 365 विजन का फेमस है, ये मान लो इन्होंने 60 पेज का पॉलिटी का दे दिया, है ना। अब आपको 60 पेज नहीं पढ़ने हैं A to Z, आपको इसको रिड्यूस करना है 5-6 पेजेस में ही। 5-6 पेजेस में कैसे रिड्यूस करोगे ये मैं अभी बताऊंगा आपको, बट आपको इतना करना है, कंटेंट रिड्यूस, और फाइनली यही रिवाइज करना है। इससे बेनिफिट आपका ये होगा कि आप जब एंड में प्रीलिम्स से एक दिन पहले जब आप करंट अफेयर्स रिवाइज करने बैठोगे तो आप पूरा का पूरा करंट अफेयर्स एक ही दिन में रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि 5-6 अगर पेज का एक सब्जेक्ट का बनेगा तो हार्डली 40 पेजेस के आपके टोटल नोट्स बनेंगे करंट अफेयर्स के ईयरली। ये जब आप एक दिन पहले कंप्लीट करोगे ना 40 पेजेस, तो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर आएगा ना, वो आपको हेल्प करेगा प्रीलिम्स क्लियर करने में। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है प्रीलिम्स को क्लियर करने में, है ना। समझ आ रहा है। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा जब आप पूरा का पूरा करंट अफेयर्स का जो मॉड्यूल है वो आप रिवाइज कर लोगे, है ना। एक पूरा रिविजन भी हो जाएगा, एक रिकॉल भी आ जाएगा। तो आपको इन बल्कि नोट्स को पहले, बल्कि जो ये करंट अफेयर्स की मैगजीन्स है इनको रिड्यूस करना है, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। इसके साथ जो टॉपिक्स न्यूज़ में हैं उसको आपको जाके, जो आपका करंट स्टैटिक का थ्योरी है उसको जाके रिवाइज करना है। इससे आपका पुराना टॉपिक भी रिवाइज होगा और लिंक भी हो जाएगा एक, है ना। ये चीज़ आपको मेंस में भी हेल्प करेगी, क्योंकि जब आप मेंस के आंसर लिखोगे तो आप जो स्टैटिक टॉपिक पर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आप एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हो ये करंट अफेयर्स के रिलेटेड, है ना। तो ये चीज़ आपको मेंस में भी हेल्प करेगी। तो ये एक हैबिट बना लो अपनी, अगर आप अभी से प्रिपरेशन कर रहे हो अगले साल के लिए, तो ये एक हैबिट बना लो कि करंट अफेयर्स को स्टैटिक से रिलेट करना है और स्टैटिक से रिलेट करते करते ही पढ़ना है। और जहाँ भी स्टैटिक आपका टॉपिक आ रहा है वहाँ पे एग्जाम्पल कोट कर दो जो न्यूज़ में आ रहा है, तो ये आपके वैल्यू एडिशन में ऐड करेगा मेंस के, ठीक है। समझ आ रहा है। जो आप नोट्स बना रहे हो, आप तो एक हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो। अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हो तो वेरी गुड, आप हैंड रिटन नोट्स बनाइए। अगर आप हैंड रिटन नहीं बनाते हो तो आप अपना टाइम बचा सकते हो एवरनोट यूज़ करके, ये भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे बनाना है। इसमें कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो, जो भी आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन लग रही है वो आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, है ना। तो ताकि आपके खुद के नोट्स बन जाए। अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे हम ये करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ मिनट, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी हम बात करते हैं, किसकी बात करें, जस्ट मिनट, हम बात करते हैं ये पीटी 365 की, है ना। तो पीटी 365 में पॉलिटी की ये पीटी 365 है, इसी साल की है 2022 की। तो इसमें आप देखो कि भाई इतने सारे टॉपिक्स हैं, है ना, इतने सारे टॉपिक्स हैं, 58 पेजेस का नोट्स है। अब 58 पेजेस को आपको रिड्यूस करना है 4-5 टॉपिक में, तो कैसे करोगे इसको 4-5 पेजेस में कैसे करोगे। तो देखो अभी आपको क्या करना है कि जैसे मान लो ये पहला टॉपिक है, इश्यूज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आप यहाँ पे चले जाओ, आप चले गए यहाँ पे, मान लो ये है ना, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लो ये है ना। तो अब इसमें पहला जो टॉपिक आ रहा है दैट इज लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर। तो न्यूज़ में ये था, इसलिए था क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट ने 75% कोटा रखा था प्राइवेट जॉब्स में लोकल्स के लिए। इसको पंजाब और जो हरियाणा हाई कोर्ट है उन्होंने चैलेंज किया था और
जस्ट अ मिनट, उन्होंने चैलेंज किया था और उन्होंने बोला था कि भाई इसको चैलेंज किया गया था, तो हरियाणा ने उनके जो ऑर्डर था उसको चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, तो ये न्यूज़ में था। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया, क्यों किया, सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया नहीं किया, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसका बैकग्राउंड कि भाई इसमें पहला क्या लिखा है स्टेटमेंट, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है क्या? नहीं है, कभी नहीं पूछी जाएगी ये किसी भी, जैसे मैंने कभी नहीं पूछी जानी है ये स्टेटमेंट, है ना। तो आप क्या करोगे, आप भाई ये करोगे कि भाई ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है तो हटा दिया इसको। दूसरा क्या बोल रहा है, हरियाणा इज नॉट द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पुश फॉर सच अ मूव, मतलब हरियाणा पहला ऐसा स्टेट नहीं है जिसने लोकल्स के लिए रिजर्वेशन रखा है। ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, क्योंकि सिंस न्यूज में तो आपकी एक स्टेटमेंट डाल देगा कि हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट टू मेक सच अ मूव, तो आपको ये नोट करना है कि हरियाणा इज नॉट अ फर्स्ट स्टेट। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कॉपी कर लेंगे, एक मिनट, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इसको हमने कॉपी कर लिया कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हमको कहीं कॉपी करना है। अब ये दो मेथड है इसके नोट्स बनाने के, या तो आप क्या करो, या तो आप यहीं पे ही जो इसका इंडेक्स है यहीं पे ही आप इसको हाईलाइट करो और यहाँ पे इसमें नोट ऐड कर दो, ऐड नोट ऐड कर दो और यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर दो। हरियाणा इज नॉट द फर्स्ट स्टेट, ये आपने पहला स्टेटमेंट इसमें कॉपी कर लिया। अब इससे रिलेटेड दूसरा क्या है, यही इंपॉर्टेंट था। बाकी और कौन से स्टेट्स है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका भी ऐसे पहले कर चुके हैं, है ना। तो हरियाणा इज नॉट द फर्स्ट स्टेट, ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए क्या प्रोविजंस है, तो किससे रिलेट करता है, आर्टिकल 16 से, है ना। तो आपको पता चल गया कि आर्टिकल 16 इंपॉर्टेंट है। आपने क्या लिख दिया कि यहाँ पे आपने इसको डबल क्लिक किया, जो भी नोट बना रहे हो आप, जस्ट अ मिनट, ये क्यों नहीं आ रहा, मतलब आप समझ लो कि यहाँ पे मैंने नोट बनाया, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे जैसे ये नोट बनाया, अब मैंने यहाँ लिखा आर्टिकल, इसको हटाया यहाँ से, यहाँ पे मैंने लिखा आर्टिकल 16, ठीक है। तो आर्टिकल 16 मेरे को अब रिवाइज करना है ना। ये इसका जो स्टैटिक वाला पार्ट है वो मेरे को रिवाइज करना है, कहाँ से, लक्ष्मीकांत से, ठीक है। बट आर्टिकल 16 का जो ऐसा प्रोविजन है जो इस पर्टिकुलर चीज़ से डील कर रहा है उसको मैं यहाँ लिख लूँगा। तो मैं फिर से नीचे जाता हूँ, देखता हूँ कि भाई ऐसा क्या चीज़ है आर्टिकल 16 का। तो मैं यहाँ देखता हूँ आर्टिकल 16 लिखा हुआ है, इट गारंटीज इक्वल ट्रीटमेंट अंडर लॉ, है ना। ये मैं जाके लक्ष्मीकांत से रिवाइज कर लूँगा। डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे हम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केसेस में, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, है ना, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केसेस में, या फिर कोई भी अपॉइंटमेंट ऐसे ऑफिस में जो स्टेट के अंदर हो, है ना। किस पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये स्टैटिक टॉपिक है, ये मैं यहाँ नहीं लिखूंगा। मैं लिखूंगा क्या, जो इससे चीज रिलेटेड है। आर्टिकल 16 का क्लॉज 3 क्या बोलता है, इट प्रोवाइड्स एन एक्सेप्शन बाय सेइंग दैट पार्लियामेंट में मेक अ लॉ प्रिस्क्राइबिंग द रेजिडेंस एज अ कंडीशन, है ना। तो पार्लियामेंट रेजिडेंस की कंडीशन लगा सकता है जॉब्स में, है ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, और इसमें ये ध्यान रखना कि पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं लगा सकता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये मैं आर्टिकल 16 का क्लॉज 3 यहाँ से पूरा कॉपी करूंगा और इसको मैं जाके ऊपर लिख दूंगा, कहाँ पे, यहाँ पे लिख दूंगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया आर्टिकल 16 का क्लॉज 3, इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देना, मैंने तो कॉपी पेस्ट किया है, बट आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो कि भाई आर्टिकल 16 का क्लॉज 3 ये चीज़ें बोलता है, ठीक है। ऐसे आप इस इंडेक्स पे नोट बना सकते हो, समझ में आ रहा है। ऐसे आप एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे नोट बना सकते हो, ऐसे ही करके सारी चीज़ों के लिए नोट बनाने, हर एक पॉइंट के लिए। अब जब आप रिवाइज करोगे तो आपको बस ये नोट पढ़ना है, अच्छा ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, खत्म। फिर यहाँ पे जाओगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, खत्म। तो ऐसे क्या आपका जल्दी रिवीजन होगा। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड आप क्या कर सकते हो, इसी चीज़ को एवर नोट में कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैं यहाँ चला गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहाँ गया एवर नोट मेरा, ये रहा, ठीक है। तो मैं इसको इधर ले आता हूँ, ठीक है, एवर नोट ये रहा, ठीक है। तो अब एवर नोट में आपको क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है, सीधा सीधा, है ना। इसी में ही कर देता हूँ मैं, जैसे ये नोट्स बने ना, मैंने इसी का एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो आपको जैसे मान लो ये करंट अफेयर्स के नोट्स की मैंने नई नोटबुक बना दी, है ना। यहाँ मैं पॉलिटी मैंने बना दी, एक और बना देता हूँ मैं, रुक जाओ। मैंने न्यू पे क्लिक किया, है ना। न्यू पे क्लिक करके मैंने पॉलिटी का बना दिया एक नया, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने पॉलिटी करंट अफेयर्स 2022, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने आया, फिर मैंने यहाँ पे ये वाला कॉपी किया कि भाई लोकल रिजर्वेशन से रिलेटेड पहला टॉपिक है, यहाँ मैंने कॉपी कर लिया। और फिर मैं इसके अंडर 3 पॉइंट लिख दूंगा अपने, कौन कौन से। पहला ये है कि हरियाणा इज नॉट द फर्स्ट स्टेट, है ना। हरियाणा इज नॉट द फर्स्ट स्टेट, इससे पहले जो है आंध्र प्रदेश भी आ चुका है, महाराष्ट्र भी आ चुका है, जैसे मैंने महाराष्ट्र एसेट्रा पहले ये कर चुके हैं काम, है ना, ऑलरेडी। फिर दूसरा पॉइंट मैं क्या लिखूंगा, दूसरा पॉइंट आर्टिकल 16 से रिलेटेड है, आर्टिकल 16 के बारे में लिखूंगा मैं। आर्टिकल 16 के क्लॉज 3 के बारे में लिख दूंगा मैं यहाँ पे कि भाई क्लॉज 3 का क्या बोलता है, ये बोलता है, क्या बोलता है,
इट प्रोवाइड्स एन एक्सेप्शन, ये बोलता है, ठीक है। तो फिर मैं इसके साथ ये भी नोट लिख दूंगा कि रिवाइज आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 ये मैं लिख दूंगा यहाँ पे, है ना, रिवाइज आर्टिकल 16 ये लिख दिया मैंने। फिर तीसरा पॉइंट मैं क्या लिखूंगा, तीसरा पॉइंट मैं ये लिखूंगा कि व्हाई डज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट रिजर्वेशन बेस्ड ऑन डोमिसाइल, क्यों प्रोहिबिट करता है कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, कॉमन सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। व्हाई प्रोहिबिशन, व्हाई प्रोहिबिट, बिकॉज कॉमन सिटीजनशिप। हो गया आपका आर्टिकल, बस हो गया खत्म। ये 3 पॉइंट ही आपके लिए पूरे आर्टिकल में इंपॉर्टेंट थे, ये मैंने लिख लिया। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, सब कैटेगराइजेशन के बारे में बात करेंगे। सब कैटेगराइजेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, यहाँ पे लिख दिया सब कैटेगराइजेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, है ना। फिर यहाँ पे गए हम, पहला पॉइंट लिखा, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई क्यों आया था न्यूज़ में, क्योंकि एक्सटेंड कर दिया है टर्म जस्टिस रोहिणी कमीशन का। तो पहली तो इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि जस्टिस रोहिणी कमीशन इससे डील करता है, जस्टिस रोहिणी कमीशन लिख दिया मैंने यहाँ पे, है ना। उसके बाद बैकग्राउंड के बारे में बात की गई, ये आप ऊपर से पढ़ सकते हो। 27% रिजर्वेशन था, है मतलब क्रीमी लेयर जो इंदिरा सावनी जो जजमेंट है उसने ये बोला था कि 50% टोटल कैप रहेगा, है ना, 50% ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता किसी भी चीज़ में। और इसके बाद यहाँ पे क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आया था, है ना, कि क्रीमी लेयर 8 लाख से ऊपर वाले होंगे जो कमा रहे हैं, और 8 लाख से कम वाले नॉन क्रीमी लेयर, उनको रिजर्वेशन मिलेगा। अब इस कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दिया, तो इस कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दिया कि हम फर्दर सब कैटेगराइजेशन करेंगे। तो वो हम चीज़ यहाँ पे कॉपी कर देंगे। यहाँ पे कमीशन हैज़ प्रपोज टू डिवाइड ओबीसीज इनटू 4 कैटेगरीज नंबर दिस इज दिस एंड स्प्लिट द 27% इनटू 2, 6, 9 एंड 10% रिस्पेक्टिवली। तो ये हमने यहाँ लिख लिया। यही है इस पर्टिकुलर आर्टिकल का सार कि भाई इस कमीशन ने ये किया। अब इससे रिलेटेड सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी है। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 340। यूनियन गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ 4 मेंबर कमीशन हेडेड बाय जस्टिस रोहिणी अंडर आर्टिकल 340। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आर्टिकल 340 है क्या, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि आर्टिकल 340 के अंदर इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। आर्टिकल 340 क्या बोलता है कि भाई कहाँ गया आर्टिकल 340, आर्टिकल 340 देखो अब क्या बोलता है। आर्टिकल 340 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। यहाँ पे लिख दिया हमने। आर्टिकल 340 से हमने लिख दिया कि बैकग्राउंड क्या है आर्टिकल 340 का। उसके बाद अब इसमें और बैकग्राउंड दिया कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC जो है वो एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी सेटअप हुई थी। ये आपको खुद से पढ़ना है ना, समझ में आ गया। ये सब चीज़ें आपको देखनी है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। 102 अमेंडमेंट एक्ट क्या था, है ना, ये सब आपको इस टाइप से यहाँ पे रिड्यूस करना है कंटेंट इसका। पूरा एक एक लाइन नहीं पढ़ना है इसमें, है ना। तो इस टाइप से अगर आप चीज़ें करोगे तो बहुत ही शॉर्ट में आपका करंट अफेयर्स जो है वो कवर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, चीज़ समझ में आ रही है। तो इस टाइप से आपको मंथली मैगजीन से बेसिकली अपने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। समझ में आ गया। तो ये था आज का वीडियो, है ना। अब अगर आपको बाकी कोई डाउट है करंट अफेयर से रिलेटेड तो आप वो यूपीएससी की जो स्ट्रैटेजी है उस पर जाके आप रेफर कर सकते हो, है ना। या फिर आप queries@thelaymanway.com पे आप हमको मेल कर सकते हैं, या फिर आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं 7724886251 पे, है ना। सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही कंसेप्चुअल वीडियोस के लिए लेमैन वे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बाकी एस्पिरेंट्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।